हो गया। तो चैप्टर 5 मैटर के अंदर मैग्नेटिज्म है ना। पिछले वाले चैप्टर में तो हमने ये पढ़ा था कि भाई करंट कैरिंग मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बेसिक कंसेप्ट तो यही था कि अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं उसके अंदर कहाँ से मैग्नेटिज्म आता है, कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो वो पढ़ते हैं। तो टॉपिक डालो, आज का टॉपिक है कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर। यानी कोई भी मटेरियल बॉडी है उसके अंदर मैग्नेटिज्म कैसे आ रहा है। ठीक है, कोई भी मटेरियल बॉडी है उसके अंदर कैसे मैग्नेटिज्म आ रहा है। कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर। कोई बॉडी है, मान लो यही बॉडी है, ये वो है, मान लो क्या बोलता है उसका नाम, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। कोई भी आयरन टुकड़ा लाओ चिपक जाएगा। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा भाई। करंट, एक वायर है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है तो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो चार्जेस फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, वो समझ आता है। फिर बार मैग्नेट लाते हैं, मतलब सॉरी एक आयरन फिलिंग्स लाते हैं तो चिपक जाता है करंट कैरिंग वायर का, वो तो समझ आता है। पर बॉडी, एक नॉर्मल बॉडी है उसके अंदर मैग्नेटिज्म कैसे आता है। तो कोई भी मैटर है, इसका कारण लिखो पहला, मतलब बता ही रहे उसमें। कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है वो किससे बना होता है, एटम से। हाँ, वो बना होता है एटम से। और एटम में क्या होता है, एटम में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो चार्ज घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट उल्टा आता है, करंट ऐसे आएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट उल्टा आएगा, है ना। इलेक्ट्रिक करंट आता है। मैटर है, मैटर के मतलब कोई बॉडी है, बॉडी बनी एटम्स से, और हर एक एटम में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो करंट आ रहा है। तो ये तो हो गया करंट मूविंग इन ए सर्कुलर कॉइल, एक तरीके से, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। तो ऑर्बिटल मोशन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in its orbit, in its orbit it makes electric current, it makes electric current। ठीक है, इन सर्कुलर लूप, इलेक्ट्रिक करंट कैसे लूप में, सर्कुलर लूप में, which constitutes या which makes या फिर which make a magnetic dipole। तो क्या किसकी तरह बिहेव करेगा करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, न्यूक्लियस चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कुछ ऐसे, तो करंट जा रहा है ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है तो क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ, एम वेक्टर। इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है ये सब हम कभी पढ़ेंगे किसी दिन, बाकी सिलेबस में है नहीं। मतलब
इलेक्ट्रिक करंट के लिए है नहीं, मतलब आता है, बता देंगे बाद में, कभी बता देंगे, बोर मैग्नेटॉन वगैरह ऐसे कुछ टॉपिक्स आते हैं। तो करंट ऐसे है ना, अरे यहाँ पे ये आगे की तरफ है, वो पीछे की तरफ है, तो करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ, तो हम कह भी सकते हैं ऊपर साउथ बनेगा, नीचे नॉर्थ बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी यही होगा 2km/r3, है ना, इतना मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमें पता है, आई, कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसकी वजह से कितना करंट बनता है, वो मैंने एक बार लिखवाया था, है ना, EV/2πr, E इंटू फ्रिक्वेंसी, इस तरह से बताया था। बाकी भी जब बोर मैग्नेटॉन बताएंगे तो दोबारा बता देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना है, आई, जो कि इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से बन रहा है, और इस ऑर्बिट के या इस लूप के अंदर एरिया कितना है, ये वाला, दिस इज एरिया, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो एक एटम जिसके अंदर न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो वो एटम किसकी तरह बिहेव करता है, बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, और उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है m वेक्टर, ठीक है। तो अब हम जब भी एटम को दिखाएंगे तो इसको नहीं दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखाएंगे, न्यूक्लियस को नहीं दिखाएंगे, सीधा सीधा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिखाएंगे, ठीक है। एटम है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। मतलब वो आप खुद से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के हिसाब से अपने आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा होगा, और ये सब बता सकते हो, ठीक है। लिखो इतना, थ्योरेटिकल पार्ट है 2-3 दिन का, है ना, पूरा थ्योरी बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये है, हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन का है, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन करेंगे बात उसके बाद, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का ऐसा होता है। अब है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम, एक्चुअल में एक एटम के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना है, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगा, 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगा, तो वो हम करेंगे, अभी रुक जाओ। और किस कारण से हो सकता है मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इन एन एटम इज ड्यू टू मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात हो रही है, ड्यू टू पहला पहला पॉइंट, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसकी वजह से होगा, ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहला तो ये है। दूसरा है, दूसरा होगा स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इनके अंदर,
spin magnetic moment. Spin magnetic moment of electron, proton, neutron. न्यूट्रॉन की वजह से तो नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट आता है। एक्चुअली में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर कोई वो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है इसकी वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, नहीं, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बस बोल दिया स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, बाकी स्पिन स्पिन का इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये बस नेचुरली है, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। मतलब कारण हो सकता है पर वो नहीं है कि भाई स्पिन की वजह से है, मोशन की वजह से नहीं है। ये वाला है, ये वाला मोशन की वजह से, ये मोशन कर रहा है इस वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट है। इसमें कोई बस इसमें है मैग्नेटिक मूवमेंट, नेचुरली है, पर इस वजह से नहीं है कि स्पिन की वजह से हो रहा है। स्पिन आप मतलब आप क्या बोलते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, कैसे करोगे इमेजिन? इलेक्ट्रॉनिक इंडिविजुअल पार्टिकल है, उससे छोटा पार्टिकल हो नहीं सकता। ऐसा है ना, जैसे भाई प्रोटॉन को तोड़ते हैं तो उसमें न्यूट्रॉन वो मिलते हैं, क्वार्क्स मिलते हैं, 3 तरह के क्वार्क्स मिलते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ऐसे क्वार्क्स मिलते हैं। मतलब 3 पार्टिकल से मिलके बना है प्रोटॉन और 3 पार्टिकल से मिलके बना है न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी से भी मिल के नहीं बना। इलेक्ट्रॉन को तोड़ोगे तो गायब हो जाएगा, मतलब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, गायब। पार्टिकल उसके और फर्दर टुकड़े नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के हो सकते हैं, न्यूट्रॉन के हो सकते हैं। तो जो पार्टिकल अकेला इंडिविजुअल है वो स्पिन कैसे करेगा? मान लो ये है, ये स्पिन कर रहा है, स्पिन कर रहा है तो ये वाला पार्टिकल रेस्ट पर है, ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे। जहाँ पार्टिकल ही सिंगल है उसमें स्पिन स्पिन कैसे होगी? मतलब उसके कोई दूसरा पार्टिकल है ही नहीं, यहाँ पे तो अनंत पार्टिकल्स हैं, ये वाले रुके पड़े हैं, ये चारों तरफ घूम रहे हैं, तो स्पिन होगी। इलेक्ट्रॉन की स्पिन मतलब इमेजिन भी नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर लेगा? तो ये इंट्रिंसिक नेचुरली इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, बस वो एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए है। प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, कोई स्पिन वगैरह का नहीं, रियल में स्पिन कोई नहीं है। इसमें है ऑर्बिटल मोशन ऑफ, हाँ रियल में इसमें मूव कर रहा है तो इसके वजह से, इसके मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट है, और इसमें मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है जो कि नेचुरल है ना, इंट्रिंसिक बोलते हैं इसको। अच्छा, तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से और इसकी वजह से मेजर कंट्रीब्यूशन ऑर्बिटल की वजह से आता है, इसकी वजह से बहुत कम होता है, इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे तो हम इसी को लेकर चलेंगे, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, लिख लो जल्दी से। थर्ड पॉइंट ये याद रखना क्योंकि अब काम आने वाली सारी चीजें। नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल और आयंस is due to orbital motion of all electrons in the atom. तो जो नेट मैग्नेट, ये तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन का दिखाया, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, हर किसी की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होगा, उन सब का वेक्टर सम जो होगा वो होगा नेट या रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है, इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। ये है रियल कहानी इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की। एटम के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा ड्यू टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, और उस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, वो खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा 2km/r3 अगर m वेक्टर का नेट मैग्नेटिक मोमेंट है। तो दिस इज द रीजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम, नॉट a electron, it is due to all the atoms of an atom.
ठीक है, लिखो जल्दी से। और मेजर कंट्रीब्यूशन आ रहा है ऑर्बिटल मोशन से, ठीक है। चल रहा है ये, है? अब जो जो पढ़ाऊंगा ना मैं वो ये सेम टू सेम फर्स्ट चैप्टर में काम आएगा। फर्स्ट चैप्टर मैंने छुड़वा रखा है कुछ टॉपिक्स, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, जो यहाँ पर है वहाँ वैसे ही वहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट है, वहाँ पर पोलराइजेशन है, यहाँ पर मैग्नेटिक वो है, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये है कि कुछ सब्सटेंस में इंडिविजुअल एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो होगा, और कुछ सब्सटेंसेस में इंडिविजुअल एटम का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो नॉन जीरो होगा। उसका रीजन कुछ बताते हैं, कैसे बताते हैं, तो लिखो इन सम सब्सटेंसेस, लिख लो साथ के साथ, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट of each atom is zero due to paired electrons, ऐसा कहते हैं, due to paired electrons। due to paired electrons these substance are known as diamagnetic substance। and in some substances the resultant, देखो ये सब चीज तो तुम खुद भी लिख लोगे, बात है कंसेप्ट समझने की, इंग्लिश बना के तुम भी लिख लोगे, है ना। तो इसमें कोई ऐसा ज़्यादा याद करने की जरूरत है नहीं, बस समझ लो क्या है कंसेप्ट। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर ऑफ ईच एटम, सिंगल एटम, इज नॉन जीरो, यानी एम वेक्टर जीरो नहीं है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, ड्यू टू एटम, बिकॉज एटम कंटेन्स, ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज एटम कंटेन्स नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, या लॉन सिंगल, हाँ नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, these substances are called, these substances are called, these substances are called पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। या तो ऐसे सब्सटेंस पैरा होंगे या फेरोमैग्नेटिक होंगे। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो इसको समझो कि भाई एक एटम है, एक एटम में मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, तो उसकी वजह से करंट ऐसे बन रहा होगा,
करंट ऐसे बन रहा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ होगी। और 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे ना घूम के ऐसे घूम रहे हैं और ऐसे घूम रहे हैं, तो उनकी वजह से करंट ऐसे बन रहा होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ। 5 की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ, 5 की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ, नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 0। लेकिन किसी में मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 9, तो 4 की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है ऊपर की तरफ, 4 की वजह से सारा मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ। लेकिन एक जो बचेगा, जो नॉन पेयर होगा, जिसका कोई पेयरिंग नहीं होगी, उसका मान लो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ है, तो ओवरऑल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर उस नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ होगा, तो ओवरऑल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ आ जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगा। जहाँ पर नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, लॉन इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अकेला इलेक्ट्रॉन मिल जाए। लेकिन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेंगे सारे, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक मान लो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ऐसे समझाने के लिए बताते हैं, बाकी सारी क्वांटम लेवल की बातें हैं, इनका रीजन डिफरेंट होता है। बाकी बस क्लासिकली इनको चीज़ें समझाने के लिए ऐसे बताया जाता है कि भाई यहाँ पर पेयरिंग की वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा, और यहाँ पेयरिंग नहीं होगी सबकी, कुछ नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं हो पाएगा। और क्या बोलते हैं, क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगा, यहाँ नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। ठीक है, ये है पूरा मतलब क्या बोलते हैं समरी टाइप, इस तरह से होता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, मतलब 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, तीनों को डिटेल में। तो टॉपिक डालो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक substances. Diamagnetic substance are those substance in which these are those substance these are those substance, ठीक है, in which each atom has 0 magnetic dipole moment. मोमेंट, ठीक है। हर एक एटम ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मान लो हर एक एटम में मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाएंगे, बाकी बचे 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाएंगे, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हर एक एटम का 0 होगा। तो आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन एटम्स में, इन सब्सटेंसेस के एटम्स में 0 होता है, ठीक है। और ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल लिख लो इनके, कौन कौन से, अधिकतर जो सब्सटेंस देख रहे हो आप अपने आसपास, जितने भी, अधिकतर 99% सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक ही है। ये प्लास्टिक डायमैग्नेटिक है, ठीक है, कॉपर डायमैग्नेटिक है, पानी डायमैग्नेटिक है, जितने भी सब्सटेंस आसपास देखते हो 99% डायमैग्नेटिक होते हैं। फिर भी एग्जांपल लिख लो, कई बार क्वेश्चन एग्जांपल पर ही आ जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी वाले एग्जांपल तो जरूर याद करके जाना, बाकी एक्स्ट्रा भी लिखवा देता हूँ, उसमें कोई नहीं, ठीक है। तो एनसीईआरटी वाले एग्जांपल है बिस्मिथ, ठीक है। फिर उसके बाद कॉपर, बहुत फेमस एग्जांपल है कॉपर आपका, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कॉपर। लेड, ठीक है। इसके बाद सिलिकॉन, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन,
at STP, standard temperature pressure. Water, very famous. ठीक है. Sodium chloride, NaCl. सोडियम क्लोराइड. ठीक है. ये सारे एग्जाम्पल हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के. ये वो सब्सटेंसेस हैं जो सारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब इनका हर एक एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो होगा है. हर एक एटम का, मैंने कहा हर एक इलेक्ट्रॉन का, हर एक एटम का. ठीक है, लिख लो. ठीक है. इसके बाद आता है डायमैग्नेटिज्म. जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो क्या होता है डायमैग्नेटिज्म? डायमैग्नेटिज्म टॉपिक डालो, डायमैग्नेटिज्म. द फिनोमिना where atoms start repelling the external magnetic field due to induction. इंडक्शन चूल्हा याद है? सब यही है. ड्यू टू इंडक्शन इज कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म. डायमैग्नेटिज्म कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म. ठीक है. क्या है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? चैप्टर 6 पूरा इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है. नहीं, इंडक्शन. इंडक्शन प्रॉपर्टी क्या है? इंडक्शन प्रॉपर्टी समझो थोड़ा सा. मान लो अब थोड़ा सा इस टॉपिक से ऑफ जा रहे हैं और प्रॉपर्टी समझ रहे हैं. पहले इंडक्शन प्रॉपर्टी है क्या, जिस पर पूरा चैप्टर 6 बेस्ड है. ठीक है. होता क्या है, मान लो एक करंट कैरिंग कोयल सॉरी, एक कॉपर वायर लिया आपने. कौन सी वायर? कॉपर वायर. ठीक है. कुछ ऐसे, और इसमें कॉपर वायर को आपने सर्कुलर फॉर्म में रख दिया, सर्कुलर कोयल फॉर्म में रख दिया, और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा. नो करंट इज फ्लोइंग. ठीक है. अचानक से आप या फिर एक मैग्नेट लेके आते हो नॉर्थ और साउथ. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा ये कौन? बार मैग्नेट. फिर उसको आप पास लेकर आते हो. ये है फील्ड लाइंस जो कि नॉर्थ पोल क्रिएट कर रहा है या बार मैग्नेट क्रिएट कर रहा है. इसके सामने करंट कैरिंग नहीं सॉरी केवल एक कॉपर वायर की कॉइल है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा बेटा. जब आप इसको पास लेके आओगे तो होगा क्या, जो ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी, जब पास लेके आओगे तो ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जाएंगी. बोलो. यस सर. है ना. तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जाएंगे. इस कोयल के अंदर से पहले नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम जा रही थी, और जब ये पास आया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा जा रही है, ज्यादा जाएगी. तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हुई, और एक्चुअल में फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, कोई एरिया है उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है,
वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है, एक एरिया है उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, तो वो क्या बन जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पहले नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम क्रॉस कर रही थी इस एरिया से, इस वाले एरिया से, और अब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? यस सर, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो इंडक्शन फिनोमिना ये कहता है कि जब भी किसी लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी लूप से या किसी एरिया से, है ना, तो वो लूप अपने अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? वो ऐसे अपोज करेगा कि वो अपना खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो ये तो कॉइल है, कैसी कॉइल है? कॉपर वायर की कॉइल है। तो ये कॉपर वायर की कॉइल ऐसे ऐसे है, ये ऐसे मान लो, ऐसे कॉपर वायर की कॉइल कुछ ऐसे है। तो इस कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, ऐसे यहां से यहाँ, अगर इस कॉइल में करंट आ जाए ऐसे, तो क्या उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा इस तरफ? और वो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा, वो जो फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इस तरीके से वो क्या करेगा? इसको अपोज करेगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी फिनोमिना की वजह से देखो कॉइल में कोई भी वो नहीं लग रहा, बैटरी वगैरह नहीं लग रही, फिर भी इसमें करंट आया। इस फिनोमिना की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। देख रहे हो तुम, बिना बैटरी का करंट, बिना बैटरी से कोई बैटरी नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी करंट जनरेट हुआ। ऐसे तो करंट बनता है इंडिया में या पूरे विश्व में, इसी फिनोमिना से तो करंट बनता है। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। उस इलेक्ट्रिक करंट को हम स्टोर कर लेते हैं बैटरी वगैरह में, कहीं पर भी, ठीक है। तो ये फिनोमिना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पर एक इंड्यूस करंट आएगा, उसको बोलेंगे इंड्यूस करंट। एक्चुअल में पहले इंड्यूस ईएमएफ आता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और फिर करंट आता है। तो ऐसे करंट आएगा, बताओ, इंड्यूस करंट। अगर इंड्यूस करंट यहाँ आया तो क्या यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि यहाँ एक इमेजिनरी वो बन जाएगा, इमेजिनरी बार मैग्नेट। क्या बनेगा? इमेजिनरी बार मैग्नेट बनेगा। ये तो करंट एक्चुअल में आएगा, और ये करंट कैरिंग लूप विल बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल और अ बार मैग्नेट। और इमेजिनरी बार मैग्नेट जो बनेगा उसका नॉर्थ पोल तो यहाँ आएगा और उसका साउथ पोल यहाँ आएगा। बोलो, इमेजिनरी बार मैग्नेट जो बनेगा उसका नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल यहाँ, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। या फिर ऐसे कह लो, ऐसे समझ लो, ये नॉर्थ पोल है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी है और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी है। थोड़ा सा याद करना, पुराना कंसेप्ट याद आएगा। ये है वो इमेजिनरी बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और इसके सामने हमारा एक्चुअल बार मैग्नेट। ये इमेजिनरी बार मैग्नेट यानी एक डाइपोल मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ पर ज्यादा होगा या यहाँ पर ज्यादा होगा? यहाँ पर, है ना, ध्यान समझना सारी चीज। तो क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट, वो सॉरी, पोल स्ट्रेंथ प्लस एम और इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस एम। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यही तो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये है प्लस एम। इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? बोलो, याद करो। प्लस एम होता था और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती थी, तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन लगता था? याद करो, प्लस क्यू होता था,
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी इसी की डायरेक्शन, इसी की डायरेक्शन में, तो प्लस एम पे इसी की डायरेक्शन में, तो इस पे भी क्या इसी की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और वो फोर्स होगा एम बी, MB1 बोल देते हैं। और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट लगेगा, इस तरफ लगेगा, हाँ, इस तरफ। यस सर। और क्या MB2, MB2, B2 क्यों दोनों का फोर्स इक्वल और अपोजिट है। नहीं, क्योंकि देखो M तो है इस जगह की पोल स्ट्रेंथ, B1 है इस जगह पर कितना मैग्नेटिक फील्ड, M है इस जगह की पोल स्ट्रेंथ और B2 है इस जगह की मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड क्या सेम है? नहीं है, अलग है। कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें जो मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। तो यहाँ की मतलब भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने वाला तो ये है ना, यही है जिसको हम लेके आए। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो क्या स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा, अरे B1 ज्यादा होगा, हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो जो ये वाला फोर्स रहेगा और ये वाला फोर्स रहेगा, कौन सा ज्यादा रहेगा, ये वाला ये वाला, B1 वाला है ना। हाँ, तो ये वाला फोर्स ज्यादा रहेगा और ये वाला फोर्स कम रहेगा, इसलिए B1 और B2 लिखा है। जो हम एग्जांपल करते थे अभी तक उसमें हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते थे। बताओ, जो हम अभी तक एग्जांपल करते थे उसमें सब में कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लेते थे, यूनिफॉर्म। समझो ध्यान से, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते थे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये B1 और B2 बराबर होता था, इसलिए नेट फोर्स 0 आता था। पर यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो वीक फोर्स लगेगा। तो इस वजह से ओवरऑल बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इधर की डायरेक्शन, बॉडी ऐसे मूव करेगी, नेट फोर्स है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉडी विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो बताओ बॉडी जब ऐसे जाएगी, जब बॉडी यहाँ पर है तो क्या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, बॉडी मूव करके यहाँ जाएगी। तो सिमिलरली क्या ये इसको भी रिपेल करेगा, अरे इस पर फोर्स लग रहा है तो ये भी तो इस पर फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से, है ना, इस पर फोर्स लगेगा। पर हम इसकी बात करते नहीं है, एक्चुअल में हम बस इसकी बात करते हैं कि ये इस पर क्या होगा। तो समझ आया, फिर से कंसेप्ट रिवाइज कर दूं कि एक सिंपल वायर है, कॉपर की वायर, और इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें कोई बैटरी नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल वायर है। एक बार मैग्नेट लेके आए, जब पास लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इसके अंदर से जा रही हैं वो चेंज होंगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पहले एक जा रही थी, फिर 2 जान लगेंगे, फिर 3 जान लगेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से ये उसको अपोज करना चाहेगा। अपोज करने के लिए इसके अंदर से अपने आप करंट आएगा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI के फिनोमेना की वजह से इंड्यूस करंट आएगा। वो इंड्यूस करंट इस हिसाब से होगा कि इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से रोकेगा। ये नहीं जरूरी कि बढ़ने से रोकेगा या घटने से रोकेगा, नहीं, चेंज होने से। अगर बढ़ेगा तो बढ़ने से रोकेगा, घटेगा तो घटने से रोकेगा। तो देखो ये पास आ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ नॉर्थ पोल बन गया ताकि पास ना आए, रिपेल करे, दूर चला जाए। जब दूर जाएगा तो यहाँ साउथ बन जाएगा कि दूर। वो चाहता है कि ये चेंज ना हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना हो, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट आया है इसे। वो इलेक्ट्रिक करंट ऐसा आया तो ये जो वायर है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव करेगी, उसको हम इमेजिनरी नॉर्थ साउथ पोल की तरह मान सकते हैं। और वहां से हमें समझ आ रहा है कि इस वाली बार मैग्नेट पर नेट फोर्स इस तरफ लगेगा, B1 ज़्यादा होगा, B2 कम होगा, तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा, तो नेट फोर्स इस तरफ लगेगा। यानी ओवरऑल ये जो लूप है ये इस तरफ मूव जाएगा और या फिर ये इस तरफ जाएगा। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो यूज आएगा कहाँ पर, डायामैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना, जिसके वजह से डायामैग्नेटिज्म शो होता है, फिनोमेना।
ठीक है, लिख लो जल्दी से, फिर हम डायमैग्नेटिज्म में देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिनोमेना डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। डायग्राम भी बनाना है। हाँ, डायग्राम बनाओ साथ में, और इस डायग्राम का ये बार मैग्नेट एक्चुअल नहीं है, समझ आ रहा है ना ये चीज? यस सर। तो भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो करंट कैरिंग लूप एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये फिनोमेना आएगा हमारा डायमैग्नेटिज्म में। तो क्या होगा, कैसे होगा देखो। मान लो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, दिस इज योर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके पास हजारों एटम्स, लाखों करोड़ों एटम्स है ना। जब हम अचानक से इसके पास एक बार मैग्नेट लेके आते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेके आएंगे, बार मैग्नेट लेके आते हैं, तो इसके जितने भी एटम्स है, पहली बात तो इन एटम्स में नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। बताओ, ये तो बताया था, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। जब ये पास लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो जो करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप यानी इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ घूम रहे हैं, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। एक एटम का एग्जांपल लेते हैं, बाकी करोड़ों एटम्स हैं इसमें, एक एटम का एग्जांपल लेते हैं। मान लो वो एटम है ऐसे, यहाँ न्यूक्लियस होगा कहीं, और इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, थोड़ा बड़ा बनाता है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। इसका एटम है और इसका न्यूक्लियस बीच में, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, जीरो, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है।
क्या इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी, है ना। तो उसको अपोज करने के लिए क्या ये अपना खुद का मैग्नेटिक मोमेंट बनाएगा इस डायरेक्शन में? एक्चुअल में होता कैसे है ये? एक्चुअल में होता कैसे है? इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है क्योंकि इसके पास दोनों तरह के मैग्नेटिक मोमेंट है। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है। मतलब कुछ ऐसे दिखा रहे, ठीक है। ऐसे समझाने की बात कर, एक जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो ऐसे होगा, है ना। ऐसे बनाते, कैसे बनाते, इसको स्ट्रॉन्ग कर। और कुछ हमारा 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 की वजह से करंट ऐसे आ रहा है, 5 की वजह से ऐसे आ रहा है, ठीक है। जो 5 की वजह से ऐसे आ रहा है उनका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, और जो 5 की वजह से उनका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, और दोनों मैग्नेटिक इक्वल और अपोजिट कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास आया, इसमें से फ्लक्स चेंज हुआ तो होगा क्या? तो ये वाला जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, ये वाला अपोज कर रहा है। पर ओवरऑल ये चाहता है इसको अपोज करना, ओवरऑल ये क्या चाहता है? इसको अपोज करना, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो अपोज करना चाहेगा। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड को पहले से अपोज कर रहा है, ये वाला सपोर्ट कर रहा है, तो होगा क्या? इस वाले की वैल्यू बढ़ जाएगी और इस वाले की वैल्यू घट जाएगी, या फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है या इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फास्ट मूव करने लग जाएंगे, या इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है दौड़ रहा है वो ज्यादा हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू घट जाएगी। तो ओवरऑल क्या होगा? M1 M2, तो होगा क्या? ये वाला ज्यादा हो जाएगा, ये वाला कम हो जाएगा। समझ आया क्यों? क्योंकि ये ऐसे आ रहा है और ये बढ़ रहा है तो इसको अपोज करने के लिए होगा, तो ये वाला और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो बढ़ जाएगा, तो ये वाला बढ़ेगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा फास्ट मूव करने लग जाएंगे, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है, ये इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स वो स्लो हो जाएंगे, तो ये वाला घट जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा। तो ओवरऑल जो एक एटम के अंदर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो इस तरफ आएगा, ओवरऑल जो इसको अपोज करेगा, ठीक है। क्या ऐसा हर एटम के अंदर होगा? शुरुआत में सारे एटम क्या थे? न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल का मतलब सारे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो था, पर अब सारे के सारे एटम क्या जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट देंगे क्या इस तरफ देंगे? यस सर। इसको अपोज करने के लिए बोलो। शुरुआत में नो मैग्नेटिक मोमेंट, नाउ देयर इज मैग्नेटिक मोमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इनका मैग्नेटिक मोमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में, छोटे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट्स आएंगे, जो मतलब हम कह सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है, एम वेक्टर ऐसे है, तो यहाँ पर क्रिएट होता साउथ पोल और यहाँ पर क्रिएट होता नॉर्थ पोल, तो क्या यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, सिमिलरली यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, हर एक इंडिविजुअल, हर एक एटम का नॉर्थ साउथ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक पूरी बॉल बन जाएगी नॉर्थ की, और यहाँ एक पूरी बॉल बन जाएगी साउथ की,
और बीच वाले तो कैंसिल हो जाएंगे एक तरीके से, ये नॉर्थ साउथ कैंसिल हो गए एक तरीके से। तो एक पूरी नॉर्थ पोल, यहाँ पूरा साउथ पोल है, तो पूरा का पूरा सब्सटेंस एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब फिर से वही, इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके वजह से वो स्ट्रांग है, और यहाँ पर ये प्लस एम क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पर? प्लस एम, और यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है? माइनस एम। तो इस जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग है, तो क्या उसके वजह से फोर्स इस तरफ लगेगा, और इसके वजह से क्या फोर्स इस तरफ लगेगा? माइनस है ना, तो इसके वजह से फोर्स इस तरफ, प्लस एम बी, बोलो प्लस एम बी फोर्स रहेगा। यहाँ भी एम बी रहेगा, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में। क्या B1 और B2 लिखना चाहिए? यस सर। क्योंकि यहाँ का स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस, और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड वीक है, तो ओवरऑल फोर्स किस तरफ लगेगा? इस डायरेक्शन। तो आपकी बॉडी पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और क्या उस नेट फोर्स की वैल्यू होगी? MB1 माइनस MB2, बोलो। यस सर। MB1 माइनस MB2। B1 B2 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड हेयर इन दिस रीजन ड्यू टू दिस बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड हेयर ड्यू टू इन दिस रीजन ड्यू टू दिस बार मैग्नेट, और ये पास है तो यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो नेट फोर्स ऐसे लग रहा है, तो बॉडी यहाँ से यहाँ मूव करना चाहिए, इस रीजन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है। जब बॉडी यहाँ से यहाँ जाएगी तो क्या यहाँ वीक फील्ड में जाएगी, तो बॉडी वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल्ड। ये बहुत स्मॉल होती है वैल्यू सारी, इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम ही रिपेल हो जाए, बहुत वीक रिपेल होता है। इसलिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी डायमैग्नेटिक है, जब इसको पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेकर आते हैं तो रिपेल करती है। कभी देखा प्लास्टिक को रिपेल करते हुए? होती है रिपेल। वीडियो देखना, वीडियो डालना यूट्यूब पर, रिपल्सन इन डायमैग्नेटिज्म, तो लोगों ने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, शॉर्ट्स बनाए हुए हैं। वो क्या करते हैं, पानी रख लेते हैं, पानी इसलिए ताकि फ्रिक्शन वगैरह ना हो। भाई मैं इसको यहाँ रख दूंगा तो फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होगा, रिपल्सन होगा भी तो मूव नहीं कर पाएगा। तो पानी लेते हैं, पानी के ऊपर रखते हैं फोम, उसके ऊपर एक होल सा बना के उसके ऊपर रख देते हैं अपना क्या बोलते हैं बीकर, उस बीकर में भर देते हैं जिस चीज़ को भी हमें रिपेल कराना है। उस बीकर में मान लो पानी भर दिया, पानी भी तो डायमैग्नेटिक है, फिर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके आते हैं, और जब उसके पास लेके आते हैं तो पानी एक डायमैग्नेटिक है, उस पर रिपल्सन आएगा इसी तरह से। तो वो बीकर जो होगा, बीकर नहीं कहते सॉरी, उसको टेस्ट ट्यूब, वो टेस्ट ट्यूब होगा, मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, रिपल्सिव डायरेक्शन में, ऐसे रिपेल होगा पानी। ऐसे उसमें कॉपर सल्फेट भर देते हैं, कॉपर सल्फेट भी आपका क्या बोलते हैं डायमैग्नेटिक है, तो वो S.C. वर्मा सर ने कॉपर सल्फेट भर के किया है उन्होंने एक्सपेरिमेंट। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेके आते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट या लेके आते हैं, वो रिपेल करता है। ऐसे एक और अनुभव टीचर जो है उन्होंने प्लास्टिक की वो लेके किया है, ये प्लास्टिक का जैसी है ना कैन, छोटा सा ढक्कन, उसको एक फॉर्म के ऊपर रख दिया और फिर वो करा रहे हैं, तो वो मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो सिर्फ ये नहीं है कि आयरन अट्रैक्ट होता है, आपका प्लास्टिक हो गए, जितने भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं, क्यों करते हैं समझ आया पूरा, है ना? लिख लो जल्दी से। ये होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, वो कैसा हो? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म होगा तभी क्या होगा, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ का फोर्स ज़्यादा होगा, यहाँ का कम होगा, और क्या बोलते हैं तब ये मूव करेगा। अगर ये यूनिफॉर्म हुई हर जगह मैग्नेटिक फील्ड, तो रिपल्सन तो मतलब क्या बोलते हैं इसका नाम, अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो तब भी आएंगे, पर उस पर नेट फोर्स रिपेल नहीं करेंगे, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। मतलब जैसे मान लो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। हाँ, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। मतलब अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे आई, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इंड्यूस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं इनको। ये पहले थे नहीं, इंड्यूस हो गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से आ गए। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर है
इस डायरेक्शन में, तो इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो जरूर, पर नेट फोर्स जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म है। पर यहाँ पर कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म, तो इट विल रिपेल, it will move from strong magnetic field region to weak magnetic field region. ये लिख लिया आपने? Yes, sir. ये डायग्राम बना। दोनों इसलिए देखो, पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं था, जीरो था नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पर अब नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया है, पर किस डायरेक्शन में आया है, अपोजिट डायरेक्शन। ये ध्यान रखना।
इसमें जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पहले नहीं था, इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये बोल रहा हूँ जो मैं, वो है इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं था, जीरो था हर एक एटम का। पर अब जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया है वो अपोजिट डायरेक्शन में आया है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से जो इसमें दोनों तरह के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट थे, इस डायरेक्शन में भी था, इस डायरेक्शन में भी था शुरुआत में, और नेट कितना था? जीरो। लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बना तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, तो एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो इस डायरेक्शन में था वो बढ़ गया, जो इस डायरेक्शन में था वो घट गया, तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो गया। जब हम इस बार मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो होगा क्या? तो जब दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा हर एक लूप से, हर एक करंट कैरिंग लूप से, हर एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, हर एक एटम से मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटेंगी, तो उसके घटने को अपोज करेगा। घटने को कैसे अपोज करेगा? अभी तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? जो ये वाला था जो अपोज कर रहा था वो कम हो जाएगा, जो सपोर्ट कर रहा था वो ज्यादा हो जाएगा। अभी क्या था? अभी ये वाला तो ज्यादा हुआ पड़ा है, ये वाला कम हुआ पड़ा है, तो ओवरऑल इस तरफ है, तो वे दूर जाएगा, तो जो ये वाला है वो कम हो जाएगा और ये वाला बढ़ जाएगा, और ओवरऑल दोनों सेम हो जाएंगे। हुआ क्या? पहले दोनों बराबर थे, जब ये पास आया तो ये वाला बढ़ गया, मान लो ऐसे, ये वाला बढ़ गया, ये वाला कम हो गया, तो नेट आ गया इस तरफ। जब ये दूर जाएगा तो ये वाला बढ़ेगा, ये वाला घटेगा, और दोनों बराबर फिर से हो जाएंगे, और ये नेट जीरो हो जाएगा, फिर से नेट जीरो हो जाएगा। मतलब इसका डायमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो जाएगी। जब तक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो डायमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, जब वो दूर जाएगा डायमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो जाएगी, है ना, तो नेट मैग्नेटिक मोड फिर से जीरो हो जाएगी, जैसे पहले जीरो। तो इसलिए टेम्परेरी होती है डायमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो दिस इज योर डायमैग्नेटिक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड। तो मेन चीज क्या है, शुरुआत में मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में आया। ठीक है, इसका वो आएगा मैथमेटिकल, वो इसका नेगेटिव में आता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आता है, वो सब कराएंगे, तो उसके लिए ये चीज याद रखनी जरूरी है। ठीक है, अब ये क्या है, ये ऐसे है कि भाई ये वाला जो है, इसने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी वो कुछ ऐसे करी, लेकिन इसके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट आया है अपना खुद का, वो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में आया है, और उस मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से क्या खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ये इंड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट आया है, इसकी वजह से खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, और इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसे है। तो वो इतना ज्यादा नहीं है कि इसको जीरो कर दे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, पर ओवरऑल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये कम कर देगा। मान लो 10 का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक वो आ गया 1 का अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको 10 की जगह 9 कर देगा। तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, यानी सब्सटेंस बाहर के मुकाबले, क्योंकि ये अपोजिट कर रहा है उसको। तो मैं डाइलेक्ट्रिक याद है थोड़ा बहुत, डाइलेक्ट्रिक में भी तो ऐसे होता था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को वो कम कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटा देता था, पोटेंशियल डिफरेंस घटा देता था, कैपेसिटेंस बढ़ जाता था, यही तो यूज करते थे। पर मेटल्स में वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही कर देता था। पर यहाँ ऐसा है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वीक कर दिया इसने। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बना दिया अपोजिट डायरेक्शन में, अपना खुद का मैग्नेटिक मूवमेंट बना लिया अपोजिट डायरेक्शन में। तो ज्यादा वीक नहीं करता, पर थोड़ा बहुत कर देता है भाई। ठीक है, मतलब एक्चुअल में तो ऐसा कहते हैं कि 10 की पावर 5 है अगर बाहर का, तो ये 10 की पावर 5 -1 इतना कम करता है, बस बहुत कम करता है, मतलब बहुत वीक है। जो भी इफेक्ट आता है डायमैग्नेटिक इफेक्ट बहुत वीक होता है, बहुत वीक इफेक्ट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तरीके से हमें देखना पड़ता है, इसलिए बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, वरना ये करेक्टरिस्टिक्स मिल नहीं पाती हमें, क्योंकि वीक करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो ये है डायग्राम का मतलब, समझ आया डायग्राम? बाहर फील्ड लाइंस ज़्यादा है, अंदर फील्ड लाइंस कम हो जाएंगे, क्योंकि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में आया। अब ये जो भी थ्योरी है इन सबको लिख लो, मैं बोलता जाता हूँ, आप लिखते जाओ। ठीक है, तो ये था पूरा कारण किसका, डायमैग्नेटिज्म का। समझ आया पूरा? यस सर। है ना?
तो लिखो अभी तक, हाँ ये लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिज्म। ना प्रॉपर्टीज मत लिखो, पहले लिखो कारण, कॉज ऑफ डायमैग्नेटिज्म। ये पूरी थ्योरी जो समझाई है इसको इंग्लिश में, कॉज ऑफ डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म का कॉज, कारण क्या है डायमैग्नेटिक। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे समझते भी जाना, मैं बात करता जाऊंगा आपसे कि क्या क्या लिख रहे हो आप, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं लिखते जाऊं, लिखो व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, those electrons having orbital magnetic moment, those electrons having orbital magnetic moment in the same direction, those electrons having orbital magnetic moment in the same direction is in the same direction slow down, get slow down ऐसे लिख लो चाहे तो, get slow down, and those in the opposite direction, and those in the opposite direction speed up। इस लाइन का मतलब क्या है बताओ। मतलब है कि जो सेम डायरेक्शन में रहते हैं उसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वो तो स्लो डाउन हो जाते हैं, और जो अपोजिट में रहते हैं वो उनका बढ़ जाता है। देखो मैंने बताया था ये वाला, भाई दोनों तरह के मैग्नेटिक मोमेंट थे शुरुआत में, एक मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ था और एक मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ था, ठीक है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स के घूमने की वजह से ये वाला था मान लो, और ये वाले के घूमने की वजह से ये वाला था। मैं उल्टा बता रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूमेंगे करंट ऐसे बनेगा, तो उसकी वजह से जो भी है, मतलब वैसे समझने के लिए बता। मान लो एक तरफ इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से ये वाला था और एक तरफ घूमने की वजह से ये वाला था, और ये दोनों बराबर थे। लेकिन जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, तो उसको अपोज करने के लिए ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल मोशन है वो स्पीड अप हो गया। इस वाले मैग्नेटिक मोमेंट के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन का वो स्पीड अप हो गया, तो ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगा। और इस वाले के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल मोशन है वो घट गया, लिखा यही लिखा स्लो डाउन, इसकी वजह से कम हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा इस तरह, ताकि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके। यही लाइन में लिखा, फिर से पढ़ो लाइन को, क्या लिखा, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। यही बात लिखी है जो मैंने शुरुआत में समझाई थी, ठीक है। आगे लिखो, दिस हैपन्स, ये हुआ क्यों, दिस हैपन्स ड्यू टू इंड्यूस करंट, दिस हैपन ड्यू टू इंड्यूस करंट। ये मैंने तुम्हें फराडे वो समझाया था अभी इंड्यूस करंट का कंसेप्ट। इंड्यूस करंट आता है उसको अपोज करने के लिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज को अपोज करने के लिए। तो दिस हैपन्स ड्यू टू इंड्यूस करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ये लेंज लॉ से निकलता है। ये पूरा 6 चैप्टर में समझाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रॉपर्टी को बोलते हैं, और जो ये डायरेक्शन ऑफ करंट आती है कैसे निकलेगा, कैसे उसको अपोज करेगा, उसके लिए लेंज लॉ यूज होता है। दिस हैपन्स ड्यू टू इंड्यूस करंट इन अकॉर्डेंस इन दिस हैपन्स ड्यू टू इंड्यूस करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है। तो लेंज लॉ के हिसाब से ये वाला जो होगा, ये वाला बढ़ जाएगा और ये वाला घट जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन उनकी स्पीड घट जाएगी। तो ये कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, ठीक है।
Thus, the substance develops. Thus, the substance develops. Thus, the substance develops a net magnetic moment in the direction. Thus, the substance develops a net magnetic moment in the direction opposite to that of applied field. In the direction opposite to that of applied field. Opposite to that of applied field, and hence repulsion. And hence repulsion occur. इस वाली लाइन को पकड़ो, क्या कह रहा है? फिर से अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, ठीक है, और इसके वजह से क्या होगा? रिपल्सन होगा, ठीक है। अब आगे लिखो, ये हो गई पूरा का पूरा रीजन, मतलब कहीं को पूछे कॉज ऑफ, कारण, डायमैग्नेटिज्म का कारण पूछे तो यही आंसर लिखना है आपको जो मैंने लिखवाया। इसके नेक्स्ट लाइन से लिखो, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी या डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को बोलते हैं, डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो डायमैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिज्म सब सब्सटेंस में होता है, सब 100%। डायमैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल सब्सटेंसेस, but the effect is so weak, but the effect is so weak in most cases, पर इसका इफेक्ट इतना वीक होता है, but the effect is so weak in most cases that this effect shifted by other effects. This effect is shifted by other effects like paramagnetism, ferromagnetism, etc. Ferromagnetism, etc. ठीक है। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये 3-4 प्रॉपर्टी है, बस फिर कल करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो पहली प्रॉपर्टी लिखो, diamagnetic substances are those, और सारी प्रॉपर्टी तुम्हें समझ भी आएगी। Diamagnetic substances are those which have tendency to move, are those which have tendency to move from stronger magnetic field region, tendency to move from stronger magnetic field region, region यानी जगह, stronger magnetic field region to weaker magnetic field region, weaker magnetic field region if placed in non-uniform external magnetic field, if placed in non-uniform external magnetic field। तो
क्या लिखा, समझ आया पूरा? यस सर। कि उसकी प्रॉपर्टी है कि स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रीजन से वीकर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जाने की प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से इसी पूरी बात को हम ये भी लिख सकते हैं कि वो रिपल्सन आता है उसके अंदर, मतलब उसको रिपल्सन फील होता है जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। तो लिखो सेकंड प्रॉपर्टी, दीज सब्सटेंसेस एक्सपीरियंस रिपल्सन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दीज सब्सटेंसेस यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दीज सब्सटेंसेस एक्सपीरियंस external these substances experience repulsion in external magnetic field। ठीक है, नेक्स्ट, field inside the diamagnetic material, field inside the diamagnetic material is reduced when placed, field inside the diamagnetic material is reduced when placed in external magnetic field, when placed in external magnetic field। हेलो, नमस्ते जी। नहीं कोई शक नहीं जी। मान लो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और ये वो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। यस सर। इनसाइड क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गई इनसाइड, समझ आ रहा है? ऐसे, तो दिस इज योर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बताओ किस में ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा वीक हो जाता है। क्यों वीक हो जाता है? क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है अपोजिट डायरेक्शन में, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, इसके वजह से एक्सटर्नल इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है ना। अच्छा, वो इसका जो अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है अपोजिट डायरेक्शन में, वो इतना वीक होता है कि वो अपने आसपास ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर पाता अपना। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, अपने अंदर ही रहता है, इसकी वजह से अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। ठीक है, तो लिख लो जल्दी से, जो मैंने पॉइंट बोला उसी का डायग्राम है, बोलो जो पॉइंट बोला है पढ़ लो चाहे उसे, उसका डायग्राम ये है। ठीक है, लिख लो, बना लो ये डायग्राम। समझ आ रहा है? उसी का डायग्राम है। हाँ, लास्ट पॉइंट, डायग्राम थोड़ा ध्यान से बनाओ। देखो, ये वाला फील्ड यहाँ एंटर कर सकता था तो उस हिसाब से बनाया, लेकिन इसने एंटर नहीं करने दिया तो दूर से जा रहा है, समझ रहे हो? इस हिसाब से डायग्राम है। लास्ट पॉइंट और लिख लो, फिर डायग्राम बना लेना। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखो, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टेम्परेरी फिनोमिना। डायमैग्नेटिक phenomena is temporary, diamagnetic phenomena is, yeah, diamagnetism is temporary। ठीक है, ये टेम्परेरी फिनोमिना है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछो आपसे, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, लेफ्ट या राइट? हाँ राइट। ये कहीं मूव नहीं करेगा। तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे जितना मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ,
तो एक तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो नेट फोर्स 0 रहेगा इस पे, है ना। ये तो तब होता है जब यहाँ इंड्यूस करंट आने का। नहीं, इंड्यूस करंट तो अब भी आ रहा है, उसके वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर कम हो गया, पर हो क्या रहा है, पर मूव इसलिए नहीं करे क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ये कब मूव करता है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, तो ये मूव करता है हाइयर या स्ट्रॉन्गर रीजन से वीकर रीजन की तरफ। पर यहाँ तो दोनों तरफ स्ट्रॉन्गर रीजन है या दोनों तरफ वीक रीजन कह सकते हैं, मतलब दोनों तरफ सेम रीजन है, तो मूव नहीं करेगा। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक इसका खुद का इंड्यूस नॉर्थ पोल इंड्यूस साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस तरफ लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा इस तरफ लगेगा, पर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल सेम ही है, तो इसलिए नेट फोर्स 0 रहेगा। ठीक है, बाकी अगर ऐसे होता कि भाई यहाँ पर मैग्नेट लेकर आए और उसने एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तब ये मूव करता।